इस सीरीज को वर्ल्ड वाइड बहुत सराहा गया है और ये मेरी भी फेवरेट है। कहानी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत शहर दिखाते हैं जिसके अंदर हम एक बिल्डिंग को देखते हैं। वहाँ पर क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं जिन्हें उनकी टीचर पढ़ा रही है। वो असल में अपनी इस सिटी के बारे में उन्हें जानकारी दे रही है। असल में बीस ने पूरी दुनिया में अपना आतंक मचा रखा है, जिस वजह से दुनिया में से ह्यूमन पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ यही सिटी जिंदा बची है जिसके अंदर ह्यूमंस रह रहे हैं और इस सिटी का नाम ग्लोरी सिटी है। फिर हम एक 13 साल के एक लड़के को दिखाते हैं जो क्लास में सो रहा था, लेकिन तभी उसके आसपास एक अजीब घटना होने लगती है और तभी तुरंत उस लड़के की आंखें खुल जाती हैं। आंखें खुलने के बाद जब वो अपने चारों तरफ देखता है तो पहले तो कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर ये सब कौन है और मैं कहाँ हूँ, लेकिन तभी आसपास देखने पर उसे समझ आ जाता है कि ये होली ऑर्चिड इंस्टीट्यूट है जहाँ वो बचपन में पढ़ रहा था। अब फिर उसे याद आता है कि कैसे उसके शहर में बीस ने हमला कर दिया था और शहर को बीस से बचाने के चक्कर में उसके दोस्त बीस के हाथों मारे गए थे। उसकी एक लवर भी थी जो बीस के हमले में उसे बचाते वक्त मर गई थी। अब हमें यहाँ से पता चलता है कि उसकी फ्यूचर की आत्मा उसके पास के शरीर में आ गई है, यानी वो फ्यूचर से पास में आ गया है और अब वो अपनी 13 साल वाली बॉडी के अंदर मौजूद है। असल में फ्यूचर के अंदर उसके शहर में बीस ने हमला कर दिया था और इस वजह से उसके सारे दोस्त मारे गए थे। अब जो भी लोग इस लड़ाई में बच गए थे वो वहाँ से भाग गए थे और फिर कुछ साल बाद नाइली भी लड़ाई में मारा गया था, लेकिन उसके पास एक बुक थी जिसका नाम टेम्पोरल डीमन स्पिरिट बुक था। मरते वक्त इस बुक ने इस लड़के की आत्मा को पास में भेज दिया था और अब इस लड़के की आत्मा खुद की 13 साल वाली बॉडी में आ गई है। इस लड़के का नाम नाइली है और अब ये अपने आप को फिर से पास में पहुंचा हुआ देख बहुत खुश होता है, क्योंकि अब अगर ये चाहे तो प्रेजेंट को चेंज करके फ्यूचर में अपने दोस्तों, अपनी लवर्स और अपनी सिटी को बचा सकता है। अब क्लास के अंदर तभी उसका ध्यान अपनी टीचर पर जाता है। टीचर क्लास के अंदर अमीर और गरीब के बीच भेदभाव कर रही थी और ये पढ़ा रही थी कि गरीब परिवार के लोग कभी अच्छे डिमॉन स्पिरिचुअलिस्ट नहीं बन सकते। डिमॉन स्पिरिचुअलिस्ट वो लोग कहलाते हैं जो लोग डीमन की पावर्स को अपने अंदर खींच सकते हैं और ऐसा करने से वो बहुत ताकतवर हो जाते हैं। ये बात सुनकर एक लड़के जिसका नाम दूस है उसको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से था और तभी तुरंत नाइली खड़ा होता है और अपनी टीचर की बात को गलत कहता है और बताता है कि उनके शहर के सबसे ताकतवर आदमी लेजेंडरी रैंक येमो भी एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं और आज वो इसी शहर के सबसे ताकतवर आदमी हैं। येमो की वजह से आज तक ये शहर 20 के हमलों से बचा हुआ है। अब ये सुनकर टीचर उल्टा उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि हालांकि तुम भी आते हो एक राजसी परिवार से, लेकिन वो राजसी परिवार गरीबी में ही गिना जाता है और तुम्हारा सोल फोर्स भी सिर्फ 5 है जो सिर्फ डफर्स का होता है। अब वहाँ बैठे सभी अमीर लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सुनकर नाइली को बहुत गुस्सा आता है और वो अब सबके सामने ये ऐलान करता है कि एक दिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा डीमन स्पेशलिस्ट बनूंगा और मेरे पास बैठे सारे गरीब बच्चे भी एक दिन अमीरों पर भारी पड़ेंगे। अब उसकी इस हरकत पर सभी लोग फिर से हंसने लगते हैं और अब टीचर उसे डीमन स्पेशलिस्ट की रैंक बताती है। असल में डीमन स्पेशलिस्ट के अंदर 5 स्टेजेस होती हैं और ये उन 5 स्टेजेस के अंदर 5 सब स्टेजेस हैं। इन 5 रैंक का नाम ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, ब्लैक गोल्ड, लेजेंडरी है। अब नाइली टीचर से बहस करता है और दोनों के बीच अब एक शर्त लग जाती है। 2 महीने बाद उनके स्कूल में एक एग्जाम है जिसके अंदर नाइली ब्रॉन्ज की रैंक 1 पर पहुंचकर दिखाएगा और अगर 2 महीने बाद वाले एग्जाम में वो ऐसा नहीं कर पाता है तो वो ये स्कूल छोड़ देगा और अगर वो ब्रॉन्ज की रैंक 1 पर पहुंच जाता है तो टीचर को स्कूल छोड़ना होगा। अब इस बहस करने की वजह से टीचर द्वारा उसे पनिशमेंट दे दी जाती है और उसे 2 महीने तक क्लास के पीछे खड़े रहने की सजा दी जाती है। अब अपने गरीब दोस्त को ये सजा पाता देख बाकी गरीब दोस्त भी उसकी सजा में उसका साथ देने चले जाते हैं और वो सब भी उसके साथ जाकर पीछे खड़े हो जाते हैं। अब नाइली जो पीछे खड़ा था वो एक लड़की को देखता है और उसे याद आता है कि ये लड़की जियाओ जिंगर है। असल में फ्यूचर के अंदर ये लड़की अपनी शादी तोड़ देती है, क्योंकि जीनियस होने के बावजूद इस लड़की की शादी इसकी मर्जी के खिलाफ कराई जा रही थी। शादी तोड़ने के बाद ये ऑब्स्क्यूर नाम के एक जंगल में चली जाती है जो कि एक बहुत ज्यादा खतरनाक जंगल था और वहीं पर वो फिर ट्रेनिंग करने लगती है। उस दिन के बाद से ये लड़की लापता हो गई थी और उसके बारे में जब किसी को कुछ भी पता नहीं चला तो सबने ये मान लिया कि वो मर गई है। अब उसके दोस्त जब नाइली को उस लड़की को घूरते हुए देखते हैं तो वो उसे ऐसा ना करके अपनी सोल फोर्स को बढ़ाने के लिए मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपना सोल फोर्स 5 से 100 पर पहुंचाना है और इसके लिए अब तुम्हें मेहनत करनी होगी। वो फिर अपने दोस्तों को चिंता ना करने को कहता है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि खुद तो वो बड़ा आदमी बनेगा ही, साथ में अपने दोस्तों को भी ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। उसके ऐसा कहने पर सब लोग उसकी बात को मजाक में लेने लगते हैं, पर उनमें से एक लड़का जिसका नाम दूस है वो पूछता है कि क्या ये सच में पॉसिबल है, जिस पर नाइली उस पर भरोसा रखने को कहता है और अब क्लास खत्म होने के बाद वो बाहर मार्केट में घूमने जाते हैं।
जहाँ वो अलग अलग तरह की चीजें देखते हैं। वहाँ कोई हर्ब्स बेच रहा था, कोई खाने की चीज बेच रहा था, तो कोई हथियार और कवच बेच रहा है। अब उसका एक दोस्त जिसका नाम लियू पियाओ है, वो एक ब्रॉन्ज रैंक के कवच की कीमत पूछता है, जिस पर दुकानदार उसकी कीमत 60,000 कॉइन्स बताता है। वहीं तभी उनकी क्लास का एक अमीर बच्चा आता है और उन्हें चिढ़ाने के लिए उनके सामने ही उस कवच को खरीदता है, और एक लड़की जो उसके बगल से गुजर रही थी उसे वो कवच गिफ्ट करने लगता है। वो उस लड़की को पसंद करता था और वो उसे ये गिफ्ट देकर इम्प्रेस भी करना चाहता था, लेकिन वो लड़की इस गिफ्ट को लेने से मना कर देती है। इस लड़की का नाम ये जियून है। ये लड़की सिटी लॉर्ड की बेटी है और ये शहर की सबसे सुंदर लड़की है। इस लड़की को नाइली भी पसंद करता है और वो अमीर लड़का एक बहुत बड़ी फैमिली से ताल्लुक रखता है और उसकी फैमिली का नाम सेक्रेड फैमिली है। इस अमीर लड़के का नाम शेन यू है। अब इसके बाद नाइली और उसके दोस्त बाजार में आगे बढ़ जाते हैं और कुछ क्रॉसबोस और एरोज खरीद लेते हैं। अब वो तीनों हंटिंग ग्राउंड्स की तरफ जाते हैं। असल में हंटिंग ग्राउंड्स के अंदर उनको शिकार करने के लिए हॉर्न शीप मिल जाते हैं, जिसके वो अलग अलग ऑर्गन्स बेचकर पैसा कमा सकते हैं। अब हॉर्न शीप का शिकार करने के लिए वो लियू पाओ को चारा बनाते हैं और उसे खुले में छोड़कर छुप जाते हैं। अब हॉर्न शीप लियू पाओ को मारने उसके पीछे भागती है और डूज हॉर्न शीप को मारने उसके पीछे भागता है, लेकिन उसका निशाना ठीक से नहीं लग पाता। अब डूज उसको पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो उसे पकड़ नहीं पा रहा होता। अब भागते भागते शीप को भी गुस्सा आ जाता है और वो फरी स्टेज में चली जाती है, जिसके बाद वो और बड़ी और पहले से ज्यादा खतरनाक बन जाती है। तभी नाइली, जो कि एक कोने में छिपा हुआ था और मौके का इंतजार कर रहा था, वो एक जहरीली तीर चला देता है जो सीधा हॉर्न शीप के सर पर लगती है और वो वहीं गिरकर मर जाती है। अब वो दोनों इस जहरीली तीर के बारे में पूछते हैं, जिस पर नाइली उन्हें बताता है कि ये जहर उसने स्पेशल हॉर्न शीप को मारने के लिए पहले ही तैयार कर लिया था। अब इस जीत के बाद वो तीनों और भी हॉर्न शीप का शिकार करने का डिसाइड करते हैं और बहुत से हॉर्न शीप को मारते हैं और उनके पार्ट्स इकट्ठा कर लेते हैं। डूज और लियू पाओ बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब इनको बेचकर उनके पास बहुत सारे पैसे आने वाले थे। अब अगले दिन इंस्टीट्यूट में ये न्यूज फैल जाती है कि हंटिंग ग्राउंड्स के अंदर कोई हॉर्न शीप का शिकार कर रहा है, जिस वजह से उनकी जनसंख्या भी कम हो रही है। उन सभी को ये लगता है कि एक डिमोनिक टाइगर हंटिंग ग्राउंड्स में आकर शीप्स को मार रहा है। वही वो तीनों दोस्त अब इस न्यूज के बाद भी कई रातों तक शीप्स का शिकार जारी रखते हैं और इस शिकार करने की वजह से धीरे धीरे डूज की आर्चरी स्किल्स और लियू पाओ की भागने की स्किल्स बढ़ रही होती है। अब शिकार करते करते उन्हें 7 रात हो चुकी है और वो इन सारी रातों में एक बार भी नहीं सोए होते हैं। इसलिए अब नाइली उन दोनों को एक कोने में सोने जाने को कहकर खुद अकेला ही जंगल की तरफ बढ़ जाता है। अब नाइली अपनी शानदार स्किल्स करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है और उसे एक ग्रीन लाइट भी नजर आती है। नाइली छुप छुपाकर उसके पास जाता है और उसे पता चलता है कि ये तो जियाओ जिंगर है, जो कि उसी के क्लास में पढ़ती है। असल में फ्यूचर के अंदर जियाओ जिंगर बीमार होने वाली होती है और बीमार होने की वजह से उसकी ट्रेनिंग और कल्टीवेशन बहुत पीछे छूट जाने वाली है। ये बात नाइली जानता है क्योंकि वो फ्यूचर से ही आया है और अब वो ये बात समझ जाता है कि ये लड़की बीमार क्यों होने वाली है। असल में वो जियाओ जिंगर बहुत हार्ड वर्किंग है और वो उस शादी से बचने के लिए खुद को ज्यादा ताकतवर बना रही थी। अब इसलिए दिन रात ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन उसकी कल्टीवेशन टेक्निक रात को ट्रेनिंग करने के लिए सूटेबल नहीं थी, जिस वजह से वो बीमार हो गई थी। अब वो फिर धीरे धीरे उस लड़की के पास जाता है और उस लड़की को पता चल जाता है कि कोई उसके पास आ रहा है और वो तुरंत अपना खंजर उठा लेती है, लेकिन तभी वो नाइली को नोटिस करती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि अभी मुझे कल्टीवेशन करना है। नाइली उसकी बातों को इग्नोर मारते हुए उसके पैरों की तरफ देखता है और वहाँ उसे एक चोट का निशान दिखाई देता है और जब जियाओ जिंगर देखती है कि वो अभी तक नहीं गया और उसके पैरों की तरफ देख रहा है, तो वो खंजर निकालकर उसके गर्दन पर रख देती है। अब नाइली खुद को बचाने के लिए उससे पूछता है कि रात होने पर तुम्हारे पैरों में दर्द होता है और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पैर जल रहे हैं और धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी में भी दर्द हो रहा है और ट्रेनिंग कर पाना भी तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है। ये बात सुनकर जियाओ जिंगर चौंक जाती है क्योंकि ये बात उसने किसी को बताई नहीं थी। अब नाइली उससे इस बीमारी के बारे में सब कुछ बताता है। असल में डिजीज आर्कटिक डिजीज है और इसमें इंसान बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है और सीरियस केसेस में तो इंसान की बॉडी तक फट जाती है। वो अब उसे ये भी बताता है कि तुम अभी ब्रॉन्ज स्टेज की फर्स्ट रैंक पर नहीं पहुंची हो, लेकिन जब तुम ब्रॉन्ज स्टेज की फर्स्ट स्टेज पर पहुंचोगी तो तुम्हारी कल्टीवेशन एकदम से कम हो जाएगी और तुम बहुत ज्यादा बीमार हो जाओगी। ये सुनकर जियाओ जिंगर बहुत ज्यादा दुखी होकर रोने लगती है और फिर उसे इसका इलाज पूछती है, जिस पर नाइली अब उसे इलाज बताता है। असल में इसका इलाज के लिए एक डाओयिन नाम की टेक्निक यूज की जाती है, जो कि एक मसाज टेक्निक है। साथ ही साथ इस बीमारी को दूर करने के लिए 2 दवाई भी बताता है जो 1 महीने तक कंज्यूम करनी होती है। अब नाइली ये सब बताकर उसे रात को ट्रेनिंग करने को भी मना करता है।
अब फिर नाइली जियाओ जिंगर की कल्टीवेशन टेक्निक देखने के लिए कहता है, जिस पर जियाओ जिंगर थोड़ा हिचकिचाने लगती है, क्योंकि कल्टीवेशन टेक्निक किसी भी फैमिली का सीक्रेट होता है, क्योंकि इन टेक्निक्स के अंदर उनकी कमजोरियों के बारे में भी लिखा होता है। अब जियाओ जिंगर इस बारे में बहुत सोचती है और आखिर में वो अपनी इस कल्टीवेशन टेक्निक का स्क्रोल दे ही देती है। नाइली उसकी कल्टीवेशन टेक्निक को देखता है और उसे बताता है कि उसकी बीमारी का कारण ये कल्टीवेशन टेक्निक ही है, क्योंकि ये टेक्निक धीरे धीरे तुम्हारी नसों को डैमेज कर रही है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इस टेक्निक को सही कर सकता हूँ। और अब वो उसकी कल्टीवेशन टेक्निक के स्क्रोल में कुछ चेंजेस करता है और उसे वापस दे देता है। और जब जियाओ जिंगर उस टेक्निक में किए हुए चेंजेस देखती है तो वो समझ जाती है कि ये पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, और अब वो समझ जाती है कि नाइली के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है और इसी नॉलेज के बेसिस पर आज सुबह ही उसने टीचर से शर्त लगाई है। और यही ये एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है।